गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो अच्छे मूल्यांकन की परीक्षण की विशेषताएं डिस्कस की थी, इसमें से कुछ हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी उसकी, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, वैधता वैलिडिटी और विभेदीकारिता डिस्क्रिमिनेशन एंड व्यापकता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इन्हीं विशेषताओं के साथ कुछ और भी विशेषताएं थीं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो नेक्स्ट आती है विशेषता वो है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता मीन्स प्रैक्टिकलिबिलिटी और यूजिबिलिटी, यानी प्रैक्टिकल रूप में वो किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है, ओके। और यूजिबिलिटी मीन्स अगर कोई हमारी टेक्निक है या कोई हमारा टेस्ट है वो व्यवहारिक कब होगा, जब तक एक परीक्षण में व्यवहारिकता का गुण नहीं होगा तो वो अधिक उपयोगी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारी कोई टेक्निक है, हमारी कोई प्रविधि है, तो अगर उसमें व्यवहारिकता का गुण, यूजिबिलिटी का, प्रैक्टिबिलिटी का नहीं पाया जाता है तो वह अधिक उपयोगी नहीं होता है। एक परीक्षण जो है वास्तविक, सरल, आकर्षक तथा रुचिकर होना चाहिए। मीन्स एक जो परीक्षण होगा, टेस्ट होगा और जो टेक्निक होगी जिसको हम लोग यूज़ कर रहे होंगे वो कैसे होने चाहिए, वो इजी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और रुचिकर यानी कि इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ओके। प्रश्नों की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। कल हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया था कि प्रश्नों की भाषा जो हम प्रश्न इवैल्यूएशन के टेक्निक में दे रहे हैं उसमें उनकी जो लैंग्वेज हो वो सरल हो और स्पष्ट हो, क्लियर होनी चाहिए। उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएटिंग वाले क्वेश्चनों को हटा देना चाहिए, उनको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, ओके। डबल मीनिंग वाले क्वेश्चंस को हटा देना चाहिए जिनके दो अर्थ निकलते हों, ओके। और परीक्षा में दिए गए प्रश्न पत्र ऐसे होने चाहिए जो विद्यालय के वातावरण, समय सारणी तथा परीक्षा के लिए निर्धारित समय के अनुरूप तथा व्यवहारिक जीवन में उपयोगी हों। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो हम लोग इवैल्यूएशन टेक्निक के लिए जो प्रश्न पत्र बना रहे हैं उस प्रश्न पत्र में या जो भी क्वेश्चनर हम लोग बना रहे हैं उस क्वेश्चनर में विद्यालय के वातावरण तथा समय सारणी तथा परीक्षा के लिए निर्धारित समय के अनुरूप और व्यवहारिक जीवन में उपयोगी हों। मीन्स ऐसे प्रश्न पत्र होने चाहिए जो क्या करें, विद्यालय के वातावरण के अनुरूप हों, ओके, और समय सारणी तथा परीक्षा के निर्धारित समय। अब ऐसा नहीं है कि समय सारणी जो उसका टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग हमको प्रश्न पत्र को अरेंज करना चाहिए, ओके। एंड परीक्षा के लिए निर्धारित समय के अनुरूप, मतलब जैसा उसका एक निर्धारित समय है परीक्षा का, सपोज 3 घंटे का समय है, तो जो उस क्वेश्चनर को या जो उस प्रश्न पत्र को हम लोग बना रहे हैं ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन को अगर हम खुद उसको सॉल्व करने बैठें तो वो 3 घंटे में या 2 घंटे में जो भी उसका मैक्सिमम टाइम होगा, एक टाइम लिमिट होगी सॉल्व करने की, वो उसमें सॉल्व ना हो पाए। तो एक ऐसा ध्यान में रखना चाहिए हमको कि जैसे हम लोग प्रश्न पत्र बना रहे हैं वो उसकी जितनी भी टाइम ड्यूरेशन है, अगर 2 घंटे है तो 2 घंटे और अगर 3 घंटे है तो 3 घंटे में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके। ऐसा ना हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें पुटअप कर दिए कि स्टूडेंट 3 घंटे में भी अगर उसको सारे क्वेश्चंस आते हैं तो वो 3 घंटे में पूरा नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन पेपर। मीन्स ऐसा होना चाहिए प्रश्न पत्र कि उसकी समय सारणी टाइम टेबल के अनुसार और विद्यालय के वातावरण के अनुरूप बना होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो उसके व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी हो। मीन्स अब जैसे यहाँ पर कुछ जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी पुटअप किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को पुटअप किया जाए और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी पुटअप किया जाए जिस पे स्टूडेंट अपने विचार प्रस्तुत कर सके, अपने आंसर दे सके। क्योंकि
कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं हमारे सिलेबस में जिसमें स्टूडेंट्स को अपने थिंकिंग पर उसके आंसर को देना होता है। हम लोग जैसे कोई निबंध लिखते हैं या कुछ कोई हम लोग कंक्लूज़न निकालते हैं, तो उसमें क्या करता है स्टूडेंट्स, उसमें जो उसने सिलेबस पढ़ा हुआ है, जो उसने नॉलेज गेन किया, उसके बिहाफ पे वो अपने आंसर को राइट करता है। ओके। एंड एक परीक्षण 3 प्रकार से व्यवहारिक हो सकता है। देखिए व्यवहारिक सब इसमें जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि व्यवहारिक किन किन तरीके से होगा, सरल बनाना, उसको वास्तविक तरीके से प्रस्तुत करना, आकर्षक बनाना, रुचिकर होना, इंटरेस्टिंग होना। ओके। और क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो कैसी हो, वो कैसी होनी चाहिए, वो हमारी स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। तो ये सब तो उसमें हमने पढ़े, लेकिन इसकी जो इम्पॉर्टेंस है या इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं व्यवहारिकता की, कि इसके होने के लिए 3 चीज़ें 3 प्रकार से व्यवहारिक हो सकता है। अगर किसी परीक्षण में 3 चीज़ें हैं तो हम उसको व्यवहारिक का मानक दे सकते हैं। जैसे सबसे पहला, प्रश्न पत्र बनाने में सरलता। ओके। अगर हमारी प्रश्न पत्र बनाने में हमारी सरलता है, हम उसको ईजिली हम प्रश्न पत्र को बना रहे हैं, तो वो व्यवहारिक हो सकता है। सेकंड कह रहा है कि परीक्षा लेने या प्रशासित करने में सरलता, परीक्षा को प्रशासित करने में या परीक्षा को लेने में सरलता, सरल तरीके से उसको कंडक्ट कराना। ओके। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन कार्य में सरलता, अंक प्रदान करने तथा मूल्यांकन कार्य में सरलता। अब अंक प्रदान करने में सरलता से क्या मतलब है कि जब हम कोई क्वेश्चन ऐसा रखेंगे जिसके विभिन्न आंसर ना हो तो हमको अंक प्रदान करने में आसानी होगी। ओके। ऑब्जेक्टिविटी रखेंगे तो हमको अंक प्रदान करने में आसानी होगी। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को तो हमने ऑब्जेक्टिव बना दिया लेकिन उसके आंसर 2 आ रहे थे। ओके। जो हमने चारों ऑप्शन रखे उसमें से 2 ऑप्शन हमारे सही हो रहे थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसमें सरलता नहीं आएगी, उसमें फिर कठिनता का हमको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। ओके। नाउ फिर नेक्स्ट आता है मूल्यांकन कार्य में सरलता। अगर हम उसका मूल्यांकन ईजिली तरीके से कर रहे हैं या उसको कंडक्ट करवा रहे हैं, तो वो भी हमारा जो प्रैक्टिकल होगा या जो भी हमारा इवेल्युएशन टेक्निक होगा, जो भी टेस्ट होगा, वो क्या होगा, हमारा व्यवहारिक कहलाएगा। तो इसमें इन्होंने ये 3 इंपॉर्टेंट बात बताई कि एक परीक्षण 3 प्रकार से व्यवहारिक हो सकता है। अगर उसमें 3 बातें हो रही हैं तो हम उसको व्यवहारिक कह सकते हैं। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी मिसिंग है तो हम उसको व्यवहारिक नहीं कह सकते हैं। और जो मानक हमने ऊपर पढ़े थे वो भी होने चाहिए। ओके। तो मीन्स सबसे पहला था प्रश्न पत्र बनाने में सरलता, दूसरा परीक्षा लेने एवं प्रशासित करने में सरलता, एंड थर्ड आता है अंक प्रदान करने अथवा मूल्यांकन कार्य में सरलता। ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट था हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जो उसी कैरेक्टरिस्टिक थी एक अच्छे इवेल्युएशन टेक्निक की, टूल्स की, स्पष्टता, क्लियरनेस। नेक्स्ट आता है हमारा स्पष्टता यानी कि क्लियरनेस। अब एक क्लियरनेस मीन्स जो भी हम लोग उसमें निर्देश दे रहे हैं, जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको स्पष्ट रूप से बता देते हैं। जैसे इसमें कह रहा है परीक्षण निर्माण में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, परीक्षण का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दिए गए प्रश्नों की जो भाषा हो वो सरल हो, स्पष्ट हो, पठनीय हो तथा समझने योग्य हो। अब देखिए इसमें बहुत चीज़ें बता रहा है। एक तो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, पठनीय होनी चाहिए और समझने योग्य होनी चाहिए, ईजिली होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए एंड पठनीय यानी कि रीडेबल होनी चाहिए, पढ़ने के लिए योग्य होना। ओके। और समझने के योग्य हो, जिसको स्टूडेंट्स अपने लेवल के अकॉर्डिंग समझ सकें, ताकि बालक भ्रमवश या गलतफहमी के कारण परेशान ना हो। इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, इसको समझते हैं हम। प्रश्नों की भाषा की बात की जा रही है, सरल यानी कि उनकी भाषा इजी होनी चाहिए। ओके। स्पष्ट रूप से मतलब उसका स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो वो पूछ रहा है या जो वो जानना चाहता है प्रश्न, उस जो भी आंसर लेना चाहता है उसकी भाषा स्पष्ट हो, जिससे स्टूडेंट एक बार में पढ़ के उसका आंसर क्लियर दे सके। पठनीय हो यानी कि उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि समझने योग्य होनी चाहिए।
स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्लास 8th का स्टूडेंट है, क्लास 7th का स्टूडेंट है, क्लास 10th का स्टूडेंट है। अगर हम क्लास 10th के स्टूडेंट को क्लास इंटर के लेवल का अगर हम क्वेश्चन दे देंगे या उस तरीके की उसका लैंग्वेज उसकी पुटअप कर देंगे तो उसमें उसको क्या होगा, समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, को उसमें भ्रमवश जो कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो सकती है, भ्रम की स्थिति, गलतफहमी हो सकती है उसको कि उसमें अगर इंटीग्रेशन करना है तो किस तरीके से करना है, या उसके सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, या बाई पार्ट्स करना है। तो मीन्स अगर हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग इस तरीके से सेट करें, उसमें इन सब चीज़ों को इंक्लूड करें, उसकी भाषा को सरल रखें, स्पष्ट रखें, समझने योग्य हो, तो क्या होगा कि वो जो परीक्षण होगा, जो टेस्ट होगा, तो वो क्या होगा, वो हमारा एक अच्छा टेस्ट कहलाएगा। ठीक है, उसमें स्पष्टता कही जाएगी कि उस टेस्ट में, उस प्रविधि में, उस टेक्निक में हमारी स्पष्टता थी जो हमने प्रश्न उसमें पूछे थे। ओके, फिर परीक्षण में निर्देश संक्षिप्त होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि निर्देश ही एक पेशवा है तो स्टूडेंट को 10 मिनट तो उसको पढ़ने में निर्देश ही लग जा रहा है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। मीन्स संक्षिप्त और क्लियर होने चाहिए। उस संक्षिप्त विवरण में ही उसको स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए स्टूडेंट को निर्देश में कि क्या क्या आपको करना है, किस तरीके से आपको करना है। ऐसा नहीं है कि उसको 1-1.5 पेज का आप निर्देश ही लिख के दे रहे हैं तो स्टूडेंट पेपर स्टार्ट करने से पहले निर्देश ही पढ़ रहा है, वो 5-10 मिनट उसका निर्देश पढ़ने में निकल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु उसमें स्पष्टता, निश्चितता अवस्था हो, यानी कि उसमें अगर लिख दिया है कि 2 घंटे का समय आपको दिया गया है, इसमें इन क्वेश्चनों को पुटअप करना है। क्वेश्चन ए में से 4 खंड और क्वेश्चन बी में से 2 खंड करने हैं, कोई भी 2 खंड। तो मतलब 2-3 लाइन, 4 लाइन में, 2-3 लाइन में उसको क्लियरली स्पष्ट हो जाना चाहिए। ओके, जिससे स्टूडेंट क्या हो, 5 मिनट्स बिफोर अगर उसको दिया जाता है जो भी क्वेश्चन पेपर होता है, तो वो क्या, जिससे छात्र आसानी एवं शीघ्रता से समझकर क्या करे, समझकर उन प्रश्नों के उत्तर दे सके। ये नहीं कि वही हमने कहा 5 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है बिफोर, कि स्टूडेंट्स 5 मिनट में उस क्वेश्चन की जो निर्देश हैं और जो क्वेश्चन हैं उनको रीड करें एंड देन फिर आंसर राइट करें या आंसर शीट पे अपना आंसर दे। नेक्स्ट आता है मानक, यानी कि नॉर्म्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इसमें जो हमारा पॉइंट है मानक, नॉर्म्स, इसको हम लोग समझते हैं। ये कह रहा है शिक्षा में मानक का अर्थ तुलना का वह प्रतिमान है जिसके लिए समान समूह के विभिन्न व्यक्ति हों। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो मानक वर्तमान उपलब्धि क्या है, इसकी ओर संकेत करते हैं। मानकों के अभाव में बालकों के प्राप्तांकों की व्याख्या नहीं की जा सकती। इनकी सहायता से न केवल जो हमारे समूह में बालक विशेष स्थिति का पता लगता है, बल्कि इसके द्वारा एक बालक की दूसरे बालक से तुलना भी की जा सकती है। मीन्स कुछ नॉर्म्स बनाए जाते हैं जिनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं। पहली लाइन इसमें लिखी है, शिक्षा में मानक का अर्थ तुलना का वह प्रतिमान है। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करने का एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि नहीं, 2 लोगों के बीच हम लोग तुलना करते हैं। तुलना करने का एक रूप कह सकते हैं, एक फॉर्म कह सकते हैं, जिसके लिए समान समूह के विभिन्न व्यक्ति हों। मीन्स समान समूह मीन्स जैसे क्लास 8th के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो समूह हमारा सेम है, लेकिन उसमें अलग अलग स्टूडेंट हैं, हमारे व्यक्ति हैं। ठीक है, अगर जैसे हमको सपोज़ हम किसी का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमने एक क्राइटेरिया रखा, 18 साल से 20 साल के जो भी व्यक्ति होंगे हम उन पर ही इस इवैल्यूएशन को करेंगे। तो हमारा जो समान समूह था वो था 18 से 20 वर्ग के। और उसमें भी हम लोग अगर एक क्राइटेरिया डालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, बॉयज़ पर ही या गर्ल्स पर ही। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समान समूह हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या हो जाएंगे, विभिन्न व्यक्ति। एक तुलना करने का एक नया स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, मानक। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्राइटेरिया निश्चित कर लेते हैं। जैसे कह रहा है, दूसरे शब्दों में मानक वर्तमान उपलब्धि क्या है, इसकी ओर संकेत करता है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में उसकी उपलब्धि क्या है, इसको वह बताता है। मानकों के अभाव में बालक के प्राप्तांकों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। मीन्स मानकों के अभाव में बालकों के प्राप्तांकों की, बालक ने कितने प्राप्तांक अर्जित किए हैं उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, बल्कि इसके अकॉर्डिंग बालक स्टूडेंट्स की एक ऐसी स्थिति का, एक ऐसी सिचुएशंस का पता चलता है, बल्कि इसके द्वारा
जिसके आधार पर उसकी किसी दूसरे के साथ तुलना की जा सकती है। अब यहाँ पर ये समझने की चीज़ है कि स्टूडेंट की एक विशेष स्थिति का पता तो चलता ही है, साथ में उसमें क्या होता है कि हम उसके बिहाफ पे किसी दूसरे के साथ उसकी तुलना को कर सकते हैं। जैसे सपोज स्टूडेंट ने 80% मार्क्स पाए, तो यहाँ पर उसके प्राप्तांकों की व्याख्या नहीं की जा रही है कि उसने 80% कैसे पाए, उसकी व्याख्या, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि उसने मोहन से 2% कम पाए। उसका एक क्राइटेरिया बनाया गया था कि 80% के ऊपर वाले हमारे दूसरे फॉर्म में जाएंगे, यानी कि दूसरी कैटेगरी में रखे जाएंगे, 80 से नीचे वाले। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर उसके एक दूसरे से तुलना की जाती है, ठीक है। फिर मानकों के मुख्य रूप से आयु मानक, श्रेणी मानक, शतांशीय मानक, प्रमाणिक मानक की गणना की जाती है। अब यहाँ पर जो है हमारा, जैसे एक आयु मानक एज हो गया हमारा, श्रेणी हो गई, एक कैटेगरी हो गई उसकी क्या है शतांशीय मानक, ठीक है, और प्रमाणिक मानक एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स की गणना की जाती है। मीन्स अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी हमारे टेस्ट हैं उनको भी कुछ नॉर्म पर हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि ये टेस्ट हमारा अच्छा है। उसका एक हम लोग उसमें उसकी व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन उसके किसी के बिहाफ पे हम लोग तुलना कर सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे से उसकी तुलना की जा सकती है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक थे, एक गुड इवेल्युएशन टूल थे ऑफ अ गुड इवेल्युएशन टूल। एक मुख्य अच्छे मूल्यांकन परीक्षण या प्रविधि की जो विशेषताएं होती हैं वो हम लोगों ने देखी कि वस्तुनिष्ठता किस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करती है, और विश्वसनीयता, वैधता एंड मानक, व्यवहारिकता, व्यापकता, विभेदीकारता एंड स्पष्टता। तो ये इम्पॉर्टेंट थे हमारे, ये जितने भी थे हमारे 8, ओके। ये 8 हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, अगर किसी उसमें परीक्षण में या प्रविधि में हमारे पाए जाते हैं तो वो जो हमारी होगी वो एक अच्छे मूल्यांकन की प्रविधि और परीक्षण होगा। यानी कि अगर ये उसमें सभी उपस्थित हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा परीक्षण है, जो हमारी प्रविधि है, वो बहुत ही अच्छी है, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब एक इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो विश्वसनीयता थी हमारी, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक अच्छे जो हमारा टेक्निक है, एक टूल है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो विश्वसनीयता में दिए गए हैं, मोस्टली जनरली सब में हम लोग राइट कर सकते हैं। तो लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जैसे छात्रों की औसत योग्यता तथा शारीरिक अवस्था। कोई भी है, अगर हमारी वैधता होगी या हमारा जो स्पष्टता होगी, वो भी ये हमारा जो पॉइंट होगा उनको ये इफ़ेक्ट करेगा। जैसे पहला कह रहा है छात्रों की शारीरिक अवस्था, थकान, मानसिक तनाव, रोग तथा आवश्यकता का परीक्षण की विश्वसनीयता पर कुप्रभाव पड़ता है। अगर स्टूडेंट शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ठीक है, फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से स्वस्थ नहीं है, थकान महसूस हो रही है उसको, ठीक है, किसी रोग से पीड़ित है, तो ये सब क्या है, ये उसकी रिलायबिलिटी पर, विश्वसनीयता पर क्या डालते हैं, एक गलत प्रभाव डालते हैं। तो अगर हम लोग उसकी विश्वसनीयता को जांचना चाहते हैं कि वह टेस्ट विश्वसनीय है कि नहीं, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट में गलतियां मिल सकती हैं। नेक्स्ट आता है वातावरण, जहां पर बैठकर छात्र परीक्षा देते हैं वहां पर वातावरण शांत और उपयुक्त होना चाहिए। जब हम लोग किसी टेस्ट को या किसी इवैल्यूएशन टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो हमें एक ऐसा माहौल ढूंढना चाहिए जिससे कि जहां पर शांति हो, जिससे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब ना हो, या किसी पर्सन जिस पर हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, जिस पर मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग वो क्या हो, उससे प्रभावित ना हो। क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में वो बैठता है, अगर उस शोरगुल का माहौल है या कुछ अलग इन्वायरमेंट है जिससे वो अपना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है उस टेस्ट पर, उस टेक्निक पर, जो हम लोगों ने क्वेश्चन दिए उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो उससे हम लोग क्या होगा, उसकी रिलायबिलिटी पर या उसकी जो हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसके रिजल्ट पे एक अलग इफेक्ट या गलत प्रभाव पड़ेगा।
उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा तो हमें जो रिज़ल्ट आएगा वो हमको एक्यूरेट ना मिलकर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसमें कुछ गलतियां भी मिल सकती हैं। नेक्स्ट आता है परीक्षण की संरचना। अब परीक्षण की संरचना क्या कह रही है? परीक्षण की संरचना मीन्स यदि एक परीक्षण के द्वारा अनेक योग्यताओं को मापने का प्रयास किया जाता है, हम लोगों ने बात की थी इसकी कि अगर तो परीक्षण की विश्वसनीयता कम होने की संभावना हो जाती है। मीन्स परीक्षण की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि जिस चीज़ को उसको योग्यता को मापने के लिए प्रयोग में किया जा रहा है वो सिर्फ उसी को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाए। ऐसा ना हो कि चलो ठीक है हम इसकी विश्वसनीयता नाप रहे हैं तो उससे हम उसकी दूसरी चीज़ भी नाप लेंगे, ऐसा ना हो, ठीक है। तो वहाँ क्या हो जाता है, परीक्षण की विश्वसनीयता कम हो जाती है। इसके अलावा परीक्षण की विश्वसनीयता शब्दों की रचना, उसकी बनावट, उसके दिए गए निर्देश, उसकी भाषा शैली, उसका कठिनता स्तर, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा इफेक्ट डालती है। ओके, उनके द्वारा भी क्या होती है, प्रभावित हो सकती है। अतः परीक्षण की रचना इन सभी बातों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है परीक्षण की लंबाई। जो हमारा टेस्ट है या हमारी जो टेक्निक है वो बहुत ही लंबी नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारा जो स्टूडेंट है उसमें अगर प्रश्नों की संख्या बढ़ती है तो परीक्षण में क्या होगा, विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक बड़े सैंपल पर आधारित निष्कर्ष छोटे सैंपल की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। ओके, जो हमारे बड़े सैंपल होते हैं, बड़े सैंपलों पर आधारित निष्कर्ष छोटे सैंपल के निष्कर्षों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। छोटे जो निष्कर्ष होते हैं, हमारे छोटे जो सैंपल होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं बड़े सैंपलों की अपेक्षा। तो परीक्षण की एक जो लंबाई है वो एक मिनिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि परीक्षण 5-6 घंटे परीक्षण ही चल रहा है तो जो स्टूडेंट होगा वो भी बोरियत महसूस करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें प्रश्नों की संख्या भी है वो कुछ चुनिंदा प्रश्नों की संख्या रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें 200-250 प्रश्न रख दिए तो स्टूडेंट बोरियत महसूस कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अनुमान तथा संयोग का प्रभाव। अब गेसिंग एंड चांस एरर। तो अनुमान लगाने में कुछ परीक्षार्थी अधिक योग्य और भाग्यशाली होते हैं। अब उनका भाग्यशाली मीन्स वो लोगों का लक होता है कि वो कुछ लोग तो जैसे अनुमान लगाते हैं तो वो सही निकल जाता है काफ़ी लोगों का, ठीक है, और कुछ लोगों का नहीं निकलता है सही, उनका काफ़ी बार गलत हो जाता है। तो यह अनुमान सूत्र संभावना सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाया गया है, मीन्स प्रोबेबिलिटी थ्योरी को ध्यान में रख के बनाया गया है। सभी विद्यार्थियों के लिए यह एक समान उपयोगी नहीं है। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जिनको जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है, उसमें जो हाँ या नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें वो उस तरीके से अच्छी तरीके से फिल्टर कर लेते हैं कि आंसर क्या होगा। ओके, अगर उन्होंने उस चीज़ को नहीं पढ़ा है लेकिन उसके अपोजिट साइड को पढ़ रखा है तब भी वो उससे क्या करते हैं, जज कर लेते हैं कि किसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है कि अनेक संयोग प्रभाव भी परीक्षण की विश्वसनीयता को कम करते हैं, जैसे ध्यान भंग, लिखते समय पेंसिल का टूट जाना, पेन खराब हो जाना, घर जाने की चिंता। ओके, तो ये सब जो पॉइंट हैं ये भी क्या करते हैं, परीक्षण की विश्वसनीयता को कम कर देते हैं। अनुमान की संभावना अधिक होने से परीक्षण में अविश्वसनीयता आ जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन की परिस्थिति का प्रभाव। प्रशासन की परिस्थितियों का प्रभाव। प्रशासन की परिस्थितियों का प्रभाव किस प्रकार से होता है, जैसे यदि सभी स्थानों पर प्रशासन की परिस्थितियां एक समान ना हों तो फलांकों में भी क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ओके, परीक्षण की मनोवृत्ति, निर्देशों में अंतर, अभ्यास के लिए प्रश्नों की संख्या, प्रेरणा, मध्यांतर आदि सभी बातें विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसे एक टाइम इंटरवल हुआ, ठीक है, तो कहीं पर पेपर एक ही हो रहा था, किसी क्लास जो हमारा स्टूडेंट था वो दूसरे रूम में बैठा था उसको ½ एन आवर का दिया गया, किसी जो दूसरे रूम में बैठा था उसको 20 मिनट्स का दिया गया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाती है, अविश्वसनीयता यहाँ पर हाँ विश्वसनीयता में कमी आ जाती है, ये विश्वसनीयता को प्रभावित करता है ये। नेक्स्ट आता है स्कोरिंग। स्कोरिंग की फलांक गणना विधि। स्कोरिंग करना, अंक गणना में की गई अशुद्धियाँ, गणना की प्रविधि हाथ से, स्टेंसिल से, पंच बोर्ड से, मशीन से आदि से विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, गणना की जो प्रविधि है, जो भी टेक्निक है वो भी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। किस प्रकार से, जैसे हाथ से हम लोग उसका अंकन कर रहे हैं तो कहीं गलती हो सकती है, ठीक है।
अशुद्धियाँ यही सब हैं गणना में, जैसे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें गलती हो सकती है। ओके, स्टेंसिल से स्टेंसिल अगर हमने सही से नहीं रखी है, जो आंसर शीट की स्टेंसिल होती है, अगर हमने क्वेश्चन उसके आंसर शीट पर सही से नहीं रखी है और अगर आंसर इधर उधर हो गए तो भी हमारी गलती हो सकती है, उसमें विश्वसनीयता कम हो सकती है। मशीन से, अगर मशीन ने उसमें कुछ एरर दे दिया तो क्या होगा, तो वहाँ पर भी विश्वसनीयता प्रभावित होगी। इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट आता है परीक्षित न्यायादर्श में व्यक्तिगत विभेद प्रसार, यानी कि रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द सैंपल टेस्टेड। मीन्स टेस्ट सैंपल, यदि हमारे जो टेस्ट सैंपल के सभी सदस्य किसी दिए गए गुण की दृष्टि से एक समान हों तो गुण क्या होगा, गुण परिवर्ती के आधार पर हम किसी अन्य परिवर्ती या गुण में उसकी कार्यकुशलता के बारे में ठीक से पूर्व कथन नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों गुणों में फलांकों में नग्न संबंध होगा। कहने का क्या तात्पर्य है, एक जो टेस्ट सैंपल है, ओके, और हमने यदि किसी पर एक जो टेस्ट हमने लिया था उसका हमारे पास सैंपल है, और एक हम किसी स्टूडेंट के बारे में ऐसे ही किसी चीज़ को बता रहे हैं उसके गुण के आधार पर, तो क्या होगा, उन दोनों में हम ठीक से नहीं बता सकते कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं सही है। एक हम उसके गुण के आधार पर बता रहे हैं और एक जो हमने टेस्ट किया है उसके बेस पे हम रिजल्ट को बता रहे हैं, तो इसमें दोनों में क्या हो जाएगा, एक जीरो सहसंबंध होगा, जीरो कोरिलेशन होगा। तो यहाँ पर एक परीक्षण ऐसे समूह में प्रयुक्त हो जिससे अनेक कक्षाओं के विद्यार्थी सम्मिलित हों और एक ऐसे समूह में जिसकी एक ही कक्षा के सम्मिलित हों, प्रथम परिस्थिति में विश्वसनीयता गुणांक का मान अधिक होगा तथा दूसरे में कम होगा। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि अगर हम लोग क्लास के बिहाफ पे कर रहे हैं तो जिसमें ऐसे समूह जिसमें एक ही कक्षा के छात्र सम्मिलित हों तो प्रथम परिस्थिति में विश्वसनीयता गुणांक का मान अधिक तथा दूसरे में कम होगा। तो जहाँ पर हम एक सम्मिलित रूप से उसको कंडक्ट करा रहे हैं तो वहाँ पर विश्वसनीयता का मान क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। जहाँ पर हम इंडिविजुअली उसको ले रहे हैं तो वहाँ पर उसका मान दूसरा होगा। मीन्स दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों में एक सहसंबंध नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है इसमें पॉइंट लास्ट कि परीक्षण का समय, यानी कि टाइम ऑफ द टेस्ट। अब ये इम्पॉर्टेंट है हमारा कि टाइम ऑफ द टेस्ट भी क्या करता है, विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। एक ही परीक्षा यदि विभिन्न समयों पर ली जाए तो उसके फलांकों में अंतर आता है। ओके, यदि एक ही परीक्षा सुबह, मध्याह्न तथा संध्या शाम में ली जाए तो निश्चय ही उसके फलांक अलग अलग आएंगे। कहने का तात्पर्य एक क्वेश्चन पेपर था, उसी क्वेश्चन पेपर को हमने स्टूडेंट से मॉर्निंग में सॉल्व करवाया, आफ्टरनून में और इवनिंग में। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि जो टाइम परीक्षण का समय है, क्या ड्यूरेशन है, उसका समय क्या है, वो भी क्या करेगा, उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें क्या आएंगे, उसमें अलग अलग फलांक आएंगे, जो उसका नंबर्स होगा, जो उसका आंसर होगा वो अलग अलग आएगा, उसमें कुछ डिफरेंस पाया जाएगा। यही कह रहा है कि एक परीक्षा यदि विभिन्न समयों में ली जाए, उसका समय भिन्न हो, मतलब समय भिन्न से क्या तात्पर्य है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, तो उसमें क्या होगा, उसमें डिफरेंस पाया जाएगा। यदि और क्योंकि एक मॉर्निंग के समय स्टूडेंट का थिंकिंग लेवल अलग होता है, आफ्टरनून का अलग होता है, इवनिंग का अलग होता है। ये बात अलग है कि हाँ उसने अच्छी तरीके से उस पर पढ़ाई कर रखी है, उसने अच्छी तरीके से नॉलेज गेन कर रखा है, लेकिन एक जो इन्वायरमेंट होता है वो इन्वायरमेंट भी इस पर इफ़ेक्ट डालता है। समय का, जो समय का हमारा वातावरण होता है वो भी उस पर इफ़ेक्ट डालता है। तो ये हमारे क्या थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक थे, इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से कुछ कारक जो हमारे सभी को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे छात्रों की औसत योग्यता तथा शारीरिक अवस्था, यानी कि वो स्वस्थ है कि नहीं, उसका जो वातावरण, ये भी है। नेक्स्ट, परीक्षण की संरचना इम्पॉर्टेंट है, ये सभी परीक्षणों के लिए है। जो भी हमारी टेक्निक्स हैं या जो भी हमारे टेस्ट हैं उनका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से, उनकी लंबाई, उनमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके, और उसकी बनावट, उसके जो निर्देश दिए गए हैं, उसकी जो प्रिंटिंग है, ये सब क्या है, एक संरचना है परीक्षण की संरचना के अंतर्गत ये सारे पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट आता है परीक्षण की लंबाई। लंबाई से तात्पर्य हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस से है कि उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ओके, और क्योंकि वो क्या करेंगी, वो उसकी विश्वसनीयता पर इफेक्ट डालेगी।
ओके। एंड सैंपल, बड़े सैंपल पर आधारित निष्कर्ष छोटे सैंपल निष्कर्षों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। अब यहाँ पर क्या कहने का तात्पर्य है कि जो बड़े सैंपल होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे सैंपल की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं यहाँ पर। ओके, जो बड़े बिग सैंपल होते हैं वो छोटे सैंपलों की तुलना में अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चंस देता है, और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देता है तो उसमें उसको उसके बारे में जानने का ज़्यादा से ज़्यादा एक क्राइटेरिया मिल जाता है, जिससे वो उसके बारे में निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट था अनुमान और संयोग का प्रभाव। अगर कोई हम गेस कर रहे हैं, उस पर एरर अनुमान लगा रहे हैं, तो वो किस तरीके से इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है, वो भी विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। प्रशासन की परिस्थितियों का प्रभाव, टेस्टिंग कंडीशंस एंड स्कोरिंग, और परीक्षा में न्यायाधीश की स्थिति। परीक्षित न्यायाधीश में व्यक्तिगत विभेद प्रसार, जो पर्सनल रेंज होती है उस पर इफेक्ट, एंड परीक्षण का समय। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट थे पॉइंट, आज हम क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। आज हम लोगों ने सीखा जो हमारे बचे हुए हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी एक अच्छे टेस्ट की, वो और फैक्टर्स कौन कौन से थे जो रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते थे। सो स्टूडेंट्स, आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।